हाय फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा इस बार भी कोई फैकल्टी ने एफएससीएम का कोई एनालिसिस नहीं दिया, ना वो देंगे ना वो देने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने मेन सब्जेक्ट्स से मतलब है। उनको पता है कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स लेते हैं ये, तो इसलिए कोई एनालिसिस देता नहीं। अब देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूट से मेरी एक शिकायत रहेगी कि आप अगर देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, इलेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो आप अगर सैम्पल साइज़ बढ़ा लें, अगर आप कोई भी इलेक्टिव एग्जामिनेशन के दिन 50 कैंडिडेट से बात करें, तो आपको 50 में से 45 वो मिलेंगे जिन लोग ने या तो आपका इको लॉ लिया हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया हो और आपका आरएम लिया हो। बाकी आपको 5 कैंडिडेट्स मिलेंगे जिसमें से 3-4 ने लिया होगा आपका। 5 में आप देख लीजिए, जो 5 कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने लिया होगा आपका एफएससीएम और जीएफआरएस। देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है। वो आप अगर आप लास्ट जो रिकॉर्ड है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मेरे ख्याल से नवंबर 21 तक का या मई 22 का भी आ गई है रिपोर्ट। किसी स्टूडेंट ने आरटीए लगाई थी ये जानने के लिए कि कितने कैंडिडेट्स कौन सा इलेक्टिव दे रहे हैं। उसमें मैंने शायद देखा था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का कोई 25-30-40 स्टूडेंट नहीं दिया होगा। तो दैट इज़ समथिंग वी शुड नॉट कंसिडर। आपको अगर पता होगा कि आप इंटर पास होके आए हैं, कि कोई साल में अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो कोई साल में अगर एक्सेप्शनल केस हो तो हम उस साल का प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते हैं या लॉस कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई सुपर नॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण हुई होती है। तो उसी प्रकार हमें भी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी को तो अपने एनालिसिस से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि वो कैंडिडेट का पीछे एक बैकड्रॉप में एक थ्योरी चलती है कि वो दोनों ग्रुप दे रहा है, उसके दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसका एफआर भी स्ट्रॉन्ग है, उसका लॉ भी स्ट्रॉन्ग है, उसका ऑडिट भी स्ट्रॉन्ग है। तो ही और उसको पता है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी नहीं है, तो वो आरटीपीज वगैरह पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाता है एंड ही थिंक्स दैट ही कैन क्रैक द पेपर। तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी वाला इलेक्टिव चूज़ करता है। तो हम लोग के एनालिसिस में दैट इज़ आउट ऑफ रेकनिंग। वो तो इलेक्टिव हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसके नंबर्स भी बहुत कम है। तो बाकी जो रह गए आपके इलेक्टिव्स, उसमें आप देखेंगे लीस्ट फेवर्ड जो इलेक्टिव होते हैं वो होते हैं जीएफआरएस और एफएससीएम। और इंटरेस्टिंगली लास्ट 2 टर्म से, मेरे ख्याल से नवंबर 21 के बाद, जब जीएफआरएस बहुत ईजी आ गया था और स्टूडेंट बोलने लग गए कि एग्जैक्टली 40 या 16 मार्क्स की केस स्टडी छपी हुई आ गई थी इंस्टीट्यूट के कोई डाइजेस्ट से। आप देखिए, आपको पता होगा, आप पूछिए, आप पुरानी कोई वीडियो उठा के देखिए, शायद नवंबर 21 या मई 22 का एक केस है। तो तब से जीएफआरएस के भी कैंडिडेट्स के नंबर थोड़े बढ़ने लग गए हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है कि इंस्टीट्यूट इको लॉ के पेपर बहुत इजी पूछ रहे हैं, इसलिए आप अगर 50 स्टूडेंट से पूछेंगे, उसमें से 38 या 40 बोलेंगे हम लोग ने इको लॉ लिया है। हो सकता है मैंने ज़्यादा बोल दिया, 35 नो इको लॉ लिया होगा, बाकियों ने आरएम और इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया होगा। तो अब अगर आप एक पेपर ऐसा दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यार हम लोग को तो पूरा इजीली क्रैक हो गया, हम लोग के जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया था उस वहीं से हमें आंसर मिल गए एमसीक्यू के, डिस्क्रिप्टिव के भी, विथ लिटिल मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन ऑफ द केस स्टडीज़ हम सॉल्व कर पाए। और आप अब एफएससीएम की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्शनली टफ़ है। टफ़ क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है एंड इंस्टीट्यूट हैज़ एवरी राइट टू आस्क क्वेश्चंस रेंजिंग फ्रॉम एनी स्कोप इन द करिकुलम। कोई भी टॉपिक से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, प्रोवाइडेड वो आपके मटेरियल में हो। अच्छा चलिए, मैं भी बोल रहा हूँ कि मटेरियल के बाहर भी आप पूछ सकते हैं, अपनी लिबर्टी इंस्टीट्यूट ले सकता है, क्योंकि देखिए है तो ओपन बुक एग्जामिनेशन। बट वो आप पूछ लीजिए, 10-12-15 मार्क्स का पूछ लीजिए। बट एफएससीएम की जहाँ बात आती है, तो आप देखेंगे अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को पूरा आप अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, और जो इंस्टीट्यूट के जो देखिए जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो बहुत छोटा दिए है ऐसे ने। पार्ट बी को तो आप कंसिडर ही मत करिए, क्योंकि वो रेगुलेशंस है आपके सेबी वगैरह के, एलओडीआर, सेबी, आईसीडीआर, बाईबैक और इसके इनसाइडर ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड्स की, वो तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं, वो रेगुलेशंस है, प्लेन रेगुलेशन टेक्स्ट उठा के इंस्टीट्यूट ने उसको बाइंड करके बोल दिया ये मटीरियल। तो वो मटीरियल की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आप ऐसे भी ला सकते हैं।
कुछ मटेरियल इंस्टीट्यूट कुछ एक्स्ट्रा तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो बाकी रह गया वॉल्यूम 1, जो वॉल्यूम ए या पार्ट ए ऑफ द स्टडी मटेरियल, वो पतली सी एक इंस्टीट्यूट ने बुक दी है, उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ना तो उसका सीक्वेंसिंग अच्छी है ना तो कुछ है, छोटा छोटा एक्सप्लेन करके छोड़ दिए। और जब आप पेपर दे रहे हैं, आप 6-6 पेज की केस स्टडी दे रहे हैं, इतना एनालिसिस दे रहे हैं, सारे एग्जॉटिक टॉपिक से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 5-6 आप कंसेप्ट मिला के पूछ रहे हैं जो आपके मटेरियल में भी नहीं है, तो स्टूडेंट कैसे हैंडल करे। इवन उसकी फाइनेंस में एक्सपर्टीज नॉलेज भी होगी तो ही वुड फेस डिफ़िकल्टी, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसा पूछे जो आपके मटेरियल से लिंक नहीं हो सक रहा, तो स्टूडेंट अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी देगा। तो जो जिस तरह प्रवीण शर्मा ने कहा, जो मक्खी मारने वाला जो एग्जामिनर होगा, जो वर्ड टू वर्ड चेक करेगा, वो तो मार्क्स नहीं देने वाला है। तो ये तो काफ़ी इनजस्टिस हो गया। जो लोग FSCM ले रहे हैं उन लोगों को तो इको लॉ ले लेना चाहिए था। जस्ट बिकॉज के मार्क्स अच्छे आते हैं तो हम लोग इको लॉ ले लेते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लेते हैं। RM का शायद इस बार सुना पेपर टफ आया था, वन ऑफ केस था, RM का पेपर इस बार टफ आया था, बट वो भी मैनेजेबल होता है क्योंकि उसका कंटेंट छोटा है और उसके न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं मार्क्स ले आता है। बस सबसे ज़्यादा इंजस्टिस तो FSCM के साथ हो रहा है। आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जो आप स्टूडेंट कुछ अटैम्प्ट ही नहीं कर सक रहा है। इवन ही अटैम्प्ट्स 80 मार्क्स का भी 80-85 मार्क्स का भी अटैम्प्ट करके आ रहा है, तो MCQs तो उसके आप ऐसे पूछ रहे हैं जो आपके मटेरियल से लिंक ही नहीं हो पा रहे हैं। अराउंड 20 MCQs को उसका अटैम्प्ट करने, तो 4 या 5 या 6 MCQs ऐसे होंगे जो आपके ICAI मैथ से अटैच कर पा रहे हैं, बाकी तो उसको पूरा ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे केस स्टडी, और ऐसे ऐसे MCQs उसको हैंडल करने पड़ेंगे जो शायद उसने कभी कंसेप्ट पढ़े भी ना हो। और डिस्क्रिप्टिव में अगर वो अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज, अपने फाइनेंशियल स्किल्स के हिसाब से लिख भी दे तो क्या गारंटी आप मार्क्स दें, क्योंकि वही प्रवीण शर्मा वाली बात है आधा की। तो मक्खी मारने वाला जो एग्जामिनर होगा वो तो वर्ड टू वर्ड कॉपी करेगा। अब आपने क्या लिखा है अपने केस स्टडी में, आंसर स्टूडेंट आप करेक्ट भी लिख दे तो आप कैसे मार्क्स देंगे? दैट्स अ बिग इशू। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं इको लॉ से इसको लेवल पे लाना चाहूँ तो आपको मिनिमम मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ICAI देखिए ICAI ग्रेस मार्किंग देती है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रोल्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर दिस थिंग प्लानिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें स्मूथनिंग फैक्टर स्टूडेंट डिजर्व करते हैं एटलीस्ट 12 मार्क्स का। मैं कोई बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टीचर आपको खुश करने के बोल देंगे हाँ 40 मार्क्स का आपको बोनस मिलेगा, वो सब बकवास बात है। इस पेपर में अगर आपको इको लॉ से आप कंपेयर करेंगे या इवन आप बाकी इंटरनेशनल टैक्सेशन RM से कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट एटलीस्ट जितना उसके मार्क्स हैं उसको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे, दिस इज़ टू स्मूदन आउट दी डिफ़िकल्टी लेवल एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आप मटेरियल से बाहर पूछ रहे हैं सब कुछ। तो एनीवेज काफ़ी बोल लिया। अब देखिए आप बोलेंगे कि मैं टाइम क्यों लगा दिया एनालिसिस पे। मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर खोजा था जो स्टूडेंट ने रिसीव किया हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको दिखा दूं, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता। मैं चाह रहा था कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर मिले जो उसने अपने हाथों से रिसीव किया हो, तो वही मैं अरेंज करा था। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, आज भी मेरे को मिला। तो मैंने एक्चुअली मेरे को 2 दिन पहले मिल गया था, बट मैंने वो देखा नहीं क्योंकि मैं किसी और कारणवश बिज़ी था। बट मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर रिसीव करना चाह रहा था जो एक्चुअल में किसी स्टूडेंट ने अपने हैंड से रिसीव किया, और मैं देखना चाह रहा था उससे स्क्रिबलिंग वगैरह क्या की है। तो अब देखिए उससे स्क्रिबलिंग वगैरह क्या की है, इससे मेरे को समझ आता है कि उसके दिमाग कैसे चल रहा था। अब देखिए उसने MCQs की में तीनों बहुत ही अनटाइडी वे से मार्क किए हुए हैं, तो मैं इसके आंसर्स तो देखूंगा ही नहीं, मैं वो बताऊंगा जो मेरे को क्या ठीक लगता है। तो ठीक है, हम लोग केस स्टडी 5 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उसने केस स्टडी 1 शायद टच भी नहीं की है। देखिए नो स्क्रिबलिंग नथिंग, उसने केस स्टडी 1 ऑप्शन पे छोड़ दी। तो मैं भी केस स्टडी 1 डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि आपको 4 ही केस स्टडी करनी पड़ती है, तो मैं 4 ही आपके एनालिसिस दे रहा हूँ। तो मैं केस स्टडी 5 से शुरू कर रहा हूँ, लास्ट केस स्टडी। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन दैट द केस स्टडी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द एनुअल कैश फ्लो दैट CDTL कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम। अच्छा देखिए ये CD और कॉर्पोरेट डेट ऑब्लिगेशंस का ऊपर कंसेप्ट है। अब इस पर भी आप बुक खोल के देख लीजिए, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट पे इंस्टीट्यूट ने डिस्कस ही नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ने खाली सिंपल एक डायग्राम बना दिया CDO का और बता दी CDO क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ CDO क्या होते हैं। ये देखिए ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो एक चार्टर होल्डर ही कर पाएगा, जिससे CFA क्लियर किया है। मैं लेवल 2 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो CFA ऑलरेडी बन चुका है और वो भी इन टच में है, वही क्लियर कर आंसर कर पाएगा।
बाकी वो भी आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पता है किस पे कॉन्सेप्ट पे, ये जो ट्रांचेस होते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क लेवल, ये उस पे है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांचेस होते हैं, CDO में सेट किए जाते हैं, ये जनरेट किए जाते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज से। और 3 ट्रांचेस होते हैं, रिस्क के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। जो सबसे हाई रिस्क होते हैं उसको इक्विटी बोला जाता है, मीडियम रिस्क वाले को मेज़नाइन बोला जाता है, लो रिस्क वाले को बोला जाता है जूनियर लेवल। तो ये उस पे ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन अगर आप ट्रांस सी की बात करेंगे तो ट्रांस सी जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे आपको देखिए जितना ट्रांच नीचे जाता है रिस्क लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि कूपन रेट्स के हिसाब से वो एडजस्ट होता है। इक्विटी ट्रांच को सबसे ज़्यादा कूपन प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन उसको तब सेटिस्फाई किया जाता है जब बाकी के जो ट्रांचेस होते हैं उन लोग को अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए। तो देखिए जहाँ तक समझ आ रहा है इक्विटी ट्रांच सी है, तो वो सबसे रिस्की ट्रांच था। तो आपको पता ही होगा क्योंकि रिस्की ट्रांच है तो उसको जब बाकी के सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो जाएंगे उसको तब मिलेगा। तो उस हिसाब से तो आंसर इसका ज़ीरो बनता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्लोजेस्ट, तो क्लोजेस्ट आपको देखना पड़ेगा जो उसके नेक्स्ट लेवल का जो ट्रांच है उसको कितना कैश फ्लो गारंटेड मिल रहा है। तो उसको मिल रहा है 10% ऑफ 1000, हो गए कितने, आई थिंक 1000 करोड़ है ना, तो 1000 करोड़ का 10% हो गया 100 करोड़। अच्छा, मतलब 800 करोड़, सॉरी ट्रांच बी नेक्स्ट, सॉरी ट्रांच बी 100 करोड़ डिवाइडेड है, ट्रांच ए को 800 करोड़ मिले और बी और सी को 100 करोड़ मिले। ओके वेरी गुड। तो ट्रांच बी को कितने प्रॉमिस हो गए, 10% ऑफ 100 10 करोड़। तो इसका और ट्रांच सी को प्रॉमिस नहीं होते क्योंकि ट्रांच सी सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है। तो ट्रांच सी को क्लोजेस्ट क्या मिल सकते हैं, ट्रांच बी को जितने मिले। तो उस हिसाब से इसका आंसर 10 करोड़ होना चाहिए। अब मेरे को नहीं पता इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर देगा, क्या रिस्क लेगा इंस्टीट्यूट, क्या फैक्टर्स कंसिडर करेगा, मुझे नहीं पता। अब देखिए 5 का 2, ये तो काफ़ी इजी था, इस स्टूडेंट ने गलत मार्क किया, इसका आंसर 0.7 नहीं होगा। देखिए आपको पता होगा डेल्टाज अगर आपने पढ़ा हो, वैसे ये भी उतना इजी क्वेश्चन नहीं है। बात तो यही है जिसने पुट और आपकी इसकी कॉल की वैल्यूएशंस वगैरह पढ़ के गया हो, ब्लैक शोल्स मॉडल एक मॉडल होता है, आपको पता नहीं होगा शायद। चलिए ज़्यादा फिजूल की बात नहीं करता, जिसने वैल्यूएशंस की होंगी उसको पता होगा। हाँ तो इसका आप देखिए जिसने वैल्यूएशन वगैरह की होंगी इस पर आपके ब्लैक शोल्स मॉडल वगैरह इसके पकड़ होगी वही कर पाएगा जिसने आपके पुट और कॉल की वैल्यूएशंस की होगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी ICA के मैट में नहीं था। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो डेल्टाज होता है उसका सीधा मतलब है कि समेशन ऑफ डेल्टा ऑफ पुट एंड कॉल इज़ ऑलवेज 1, वेयर पुट इज़ नेगेटिव एंड कॉल इज़ पॉजिटिव। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप वैल्यूएशन निकालेंगे उसके बाद आप डेल्टा भी निकालेंगे तो डेल्टा होता है चेंज। तो चेंज का जो समेशन होता है हमेशा 1 होता है, बट कॉल की पॉजिटिव होती है, पुट की नेगेटिव होती है। तो उस हिसाब से क्योंकि केस स्टडी में आपके कॉल की दी थी पॉजिटिव 0.7, तो पुट की होगी 0.3, क्योंकि पुट नेगेटिव साइड में जाता है तो उस आंसर होगा -0.3। तो इसका आंसर इसने गलत मार्क किया, इसका आंसर होगा B। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अच्छा हम C पे आते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए वैसे मैं बताऊं ये भी वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जिसने RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ाई की हो, वही सॉल्व कर पाएगा जिसने अंडरस्टैंडिंग ली हो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या है मैंने अच्छी तरह देखा है, उन्होंने क्या दी, उन्होंने प्लेन वनीला गूगल से उठा के मटेरियल लिख दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या होता है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट उन लोग टारगेट लेते हैं, इन्फ्लेशन टारगेट लेते हैं, पेचीदा सा आपने बना के अपने मटीरियल में रख दिया, वो सबको पता है, बट अपने एनालिसिस पार्ट दिया ही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये भी वैसे स्टूडेंट ने गलत मार्क किया है। देखिए FSCM में हालत क्या है, मेरे को तो लगता है 40 लाना भी मुश्किल है। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, RBI जो होती है अपनी जो उनकी मीटिंग होती है उससे काफ़ी दिन पहले तक वो अपना इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह, रेपो रेट में क्या चेंज लाएंगे,
बैंक रेट में क्या चेंज लाएंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या चेंज लाएंगे, सब उन लोग अपनी डॉक्यूमेंट में लिखवा लेते हैं। फिर आरबीआई के जो होते हैं चेयरमैन वगैरह और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो आके अनाउंस करते हैं कि उनका क्या क्या डिसीजन था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में यही होता है, इन्फ्लेशन टारगेट दिया जाता है, रेपो रेट दिया जाता है, बैंक रेट दिया जाता है। ये तीन तो आपके एकदम मेन तीन एकदम आपके ये हो गए जो पैरामीटर्स हो गए जिस पर डिस्कशन होता है। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़े लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी है। 4 स्टेटमेंट दिए और उधर लिखा है द मॉनेटरी पॉलिसी इज लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड। तो हमको एक तो इन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, उसमें भी इन लोगों ने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने बोला है। तो इसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट ही सबसे पहले आरबीआई डिस्कस करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड इन्फ्लेशन टारगेट के एकदम ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट बाद में आती है, वो भी डिस्कशन होती है, बट सबसे पहले सबसे मेन मुद्दा होता है जो आरबीआई ग्रोथ जीडीपी फैक्टर्स वगैरह को कंसिडर करके अपना इन्फ्लेशन टारगेट लेके आती है। जब उन्हें ग्रोथ बढ़ानी होती है तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। इंटरेस्ट रेट कम क्यों करती है? क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन लगता है कि मैनेजेबल लेवल में, जब उनको लगता है इन्फ्लेशन मैनेजेबल लेवल में नहीं है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इन्फ्लेशन ऐसा मुद्दा है वो सबसे पहले कंसिडर करेगी। तो द मॉनेटरी पॉलिसी इज लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड इन्फ्लेशन टारगेट, ये तो एकदम सबसे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर इसका ए होगा। 4 का विद आरबीआई कैरियर। देखिए काफ़ी इजी था, ये भी इजी तब था जब आपको कंसेप्ट पता हो। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा गवर्नमेंट जब बॉन्ड खरीदती है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो जनरल पब्लिक है और जो बिग कॉरपोरेट्स हैं उनको इनवाइट करती है कि आप बॉन्ड्स खरीदें हमसे, हम आपको पैसे देंगे कम इंटरेस्ट पे। तो पैसे मिलते हैं, सिस्टम में ज़्यादा पैसे आते हैं, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे आते हैं, तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है। तो इसका आंसर है डी। ये सैचुरेट ने राइट किया है, आर कंसिस्टेंट विद एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और 5 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। क्वांटिटेटिव ईजिंग है, आपको पता है ये भी एक्सपेंशनरी। क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब वही जब इंटरेस्ट रेट एकदम कम हो जाते हैं और फिर जब कम काफ़ी हो जाते हैं उसके बावजूद भी जो आरबीआई होती है वो सिक्योरिटीज़ बाय करती रहती है, पैसे इकोनॉमी में फेंकती रहती है। तो इसका आंसर भी आपका होगा, देखिए इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज था, बट इसका आंसर होगा बी, इट इज़ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो केस स्टडी 5 डिस्कस्ड। देखिए अभी मैं खाली एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है बाद में डिस्कस किया जाएगा, उसका भी पार्ट 2 आ जाएगा। चलिए काम करते हैं आज। पहले मैं देखता हूँ कि रिव्यू कैसा आ रहा है, फिर मैं बाकी के पार्ट्स भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव को छोड़ दूँ, तो डिस्क्रिप्टिव भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम केस स्टडी 5 डिस्कस कर रहे हैं, मैं कल सुबह आपका केस स्टडी 4 भी डिस्कस कर दूँगा। 3 to सब अकाउंट 15 मिनट तक आपका एक एक वीडियो आ जाएगी, तो कल तक आपकी पूरी जो पेपर है वो डिस्कस हो जाएगा, बेफिक्र रहिए।